हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं अश्विन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज का सेशन फिल इन द ब्लैंक्स पे बेस्ड है और ये इसका सेशन नंबर 3 है, यानी कि 2 सेशंस और हो चुके हैं। जिन भी लोगों ने उन पिछले 2 सेशंस के वीडियोस ना देखे हों, चैनल की प्लेलिस्ट पे वो भी वीडियोस पड़े हुए हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं और उनसे भी बेनिफिट ले सकते हैं। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो भी लोग लाइव देख रहे हैं इस सेशन को, उन सभी का वेलकम। चलिए शुरू करते हैं। सामने स्क्रीन पे 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। मेरे अपने ओपिनियन में ये दोनों ही क्वेश्चंस बहुत स्टैंडर्ड हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो मैं जो समझाऊंगा उसे आप ध्यान से सुनिए और समझिएगा। जहाँ पर भी कुछ नोट करने लायक हो, कॉपी पेन लेकर के बैठें और उसे नोट भी करते रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को रीड आउट करते हैं और समझते हैं। इट सेज इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ यूनिवर्सिटी टू, फिर स्पेस है, अ स्किल्ड वर्क फोर्स टू बिल्ड द इकोनॉमी। आपको कुछ कुछ मीनिंग समझ में आ रहा होगा कि ये एक संस्थान की, एक यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी होती है कि वो क्या करे, एक स्किल्ड वर्क फोर्स। स्किल्ड वर्क फोर्स का मतलब है पढ़े लिखे लोग, टू बिल्ड द इकोनॉमी, जिससे कि देश की अर्थव्यवस्था का अच्छा निर्माण किया जा सके। तो क्या जिम्मेदारी होगी किसी संस्थान विशेष की कि वो ऐसे ऐसे छात्रों का सृजन कर सके, ऐसे छात्रों का निर्माण कर सके, मेरी बात आप समझ रहे हैं, डेवलप कर सके, जनरेट कर सके। जैसे कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ का क्या पर्पस होता है, अच्छी शिक्षा देना और इस अच्छी शिक्षा के माध्यम से अच्छे युवाओं का निर्माण करना या देश के निर्माण में सहयोग करना। तो आपको एक ऐसा ऑप्शन चूज करना चाहिए जिसमें डेवलप करने की बात आए, जिसमें बिल्ड करने की बात आए, जिसमें जनरेट करने की बात आए। क्योंकि यही मीनिंग हो सकता है कि एक यूनिवर्सिटी की ये जिम्मेदारी होती है, किसी भी संस्थान की ये जिम्मेदारी होती है कि वो ऐसे छात्रों का निर्माण करे जो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में यकीन रखते हो या फिर ऐसा करने में सक्षम हो। अब ऑप्शन नंबर A, B, C, D मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा। ऑल दीज आर फ्रेजेस, तो आप इन सब का मीनिंग नोट करते हुए चलेंगे। पहला जो ऑप्शन है होवर ओवर, होवर का मतलब मंडराने से होता है। जैसे मक्खी हो गई या मधुमक्खी होगी, वो मंडरा रही है। तो प्रायः जब कोई मक्खी या मधुमक्खी मंडराती है तो किसी स्थान विशेष के या व्यक्ति विशेष के ऊपर मंडराती है ना, इसीलिए होवर के साथ ओवर प्रेपोजिशन आ गया। होवर ओवर, मंडराना। फिर जो सेकंड ऑप्शन में चॉक आउट लिखा हुआ, आप मीनिंग को लिखते रहिएगा, आपके काम की हैं ये सारी चीज़ें। जानबूझ करके सब प्लानिंग के साथ मैंने यही ऑप्शंस रखे जिससे कि ना कि सिर्फ आप ये जान सकें कि क्या करेक्ट है, आप ये भी जान सके कि जो बाकी ऑप्शंस है उनका क्या मीनिंग है, वो कहाँ यूज़ होते होंगे। चॉक आउट को देखिए, चॉक आप जानते हैं खड़िया को बोलते हैं। खड़िया का क्या प्रयोग है, लिखने के लिए। चॉक आउट का मतलब है किसी प्लान का लेआउट तैयार करना, किसी चीज को बनाना, लेआउट, उसका उसका खाका खींचना जिसको कहा जा सकता है, जिसको स्केचिंग कहा जा सकता है। चॉक आउट करना, मेरी बात आप समझ रहे हैं। जैसे कि आपको एक बड़ी सी पेंटिंग बनानी है तो आप उसकी आउटर लाइन को पहले चॉक आउट कर रहे हैं। या फिर एक और एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे कि कुछ राज्य अब ये डिमांड कर रहे हैं कि पार्टली जो है लॉकडाउन को खोल दिया जाए, है ना। पूरी तरीके से सभी राज्यों को बंद रखना ठीक नहीं है, कुछ कुछ जगहों को खोल दिया जाए। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी ये संदेश दिए हैं, संकेत दिए हैं कि ऐसा संभव है। तो उन्होंने मान लीजिए, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने सारे राज्यों को पत्र लिखकर ये कहा है कि जो भी राज्य चाहते हैं कि उनके इन इन जिलों से लॉकडाउन को हटा दिया जाए, वो अपने प्लान को चॉक आउट करके हमें दे, हमें समझाएं कि क्यों खोल दिया जाए, और अगर लॉकडाउन खोल दिया जाएगा तो जो सारी सर्विसेज हैं वो किस तरीके से ऑपरेट करेंगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि बीमारी फिर से फैल जाएगी। तो पूरा खाका मांग रही है सरकार, तो चॉक आउट करने के लिए कह रही कि सभी राज्य सरकारें अपने अपने प्लान्स को चॉक आउट करके दें, हमें प्रिपेयर करके दें। तो ये वर्ड हो गया। अब सी को देखिए, चर्न आउट, यही इसका आंसर है, क्योंकि चर्न आउट का मतलब ही होता है डेवलप करना, चीज़ों का सृजन करना, बनाना। मेरी बात आप समझ रहे हैं। जैसे कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या जैसे कि
कोई भी इंस्टीट्यूट जहाँ पे किसी प्रकार की ट्रेनिंग दी जा रही है, या फिर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, वो भी एक वोकेशनल ट्रेनिंग देने का प्रोग्राम है, तो वो सब चर्न आउट करते हैं। ट्रेनीज आते हैं, उन्हें सिखाते हैं सारे संस्थान, और फिर उन्हें इंडस्ट्री रेडी बनाते हैं। ये चर्न आउट करना कहा जाता है। तो ये इसका आंसर हो गया। अब डी में भी जो ऑप्शन दिया है वो भी एक इंपॉर्टेंट फ्रेज है, रेकअप। रेकअप का मतलब होता है किसी चीज को मेंशन करना, उसे किसी मुद्दे को उठाना। रेकअप एन इशू, खासतौर पे जैसे किसी ने कभी कोई गलती की हो और आप उस गलती का जिक्र कर दे उसके सामने, तो रेकअप किया। जैसे कोई कहे प्लीज डोंट रेक अप द मिस्टेक्स आई डिड इन द पास्ट। कोई कह रहा है कि जो गलतियां मैंने पास्ट में की, प्लीज उन्हें आप यहाँ पर रेकअप ना करें, उन्हें मेंशन ना करें। तो सारे ऑप्शंस का मीनिंग मैंने समझाया। होवर ओवर, मंडराना। चॉक आउट, किसी योजना का निर्माण करना, किसी योजना को तैयार करना, उसका खाका खींचना। चर्न आउट, जनरेट करना, बिल्ड करना, डेवलप करना। और रेकअप का मतलब मेंशन करना, दर्शाना या बताना। तो ये था पहला क्वेश्चन। उम्मीद है अच्छा भी लगा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। इट सेज हियर से, आप ध्यान से देखिए, इसमें दो वर्ड्स हैं। एक हियर जिसका मतलब सुनना, और से जिसका मतलब है कहना। हियर से एक नाउन है जिसका मतलब होता है रूमर्स, कही सुनी बातें। मेरी बात आप समझ रहे हैं? किसी ने कहा, किसी ने सुन लिया, तो वो हियर से में आ गया। कही सुनी बातें जिनका कोई यथार्थ संभवता नहीं होता, जिनकी कोई मजबूती नहीं होती, जिनका कोई बेस नहीं होता। तो कही सुनी बातें इज नॉट, हियर से इज नॉट। अब ऑप्शंस है एडमिसिबल, कॉग्निजेबल, कॉर्पोरियल और रिफ्यूटेबल एविडेंस इन कोर्ट। मेरी बात आप समझ रहे हैं? आप गेस कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। मैं सबका मीनिंग बताता हूं। जो डी ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन, रिफ्यूटेबल। रिफ्यूट का मतलब है डिनाई करना, खंडन करना। अगर रिफ्यूटेबल है कोई भी स्टोरी, कोई भी एविडेंस, तो उसका खंडन किया जा सकता है, मना किया जा सकता है। नहीं, आप जो कुछ भी बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। सो रिफ्यूटेबल पीस ऑफ एविडेंस, जिसका खंडन किया जा सकता है। फिर या रिफ्यूटेबल क्लेम हो सकता है, रिफ्यूटेबल इंफॉर्मेशन हो सकती है। एक दावा जो किसी ने किया और आपने उसे खंडन कर दिया, नहीं ये झूठ है, तो वो रिफ्यूटेबल क्लेम हो गया। अब सी को देखिए, कॉर्पोरियल, इसका एक्सक्लूसिव यूज पनिशमेंट के लिए होता है, दंड के लिए, सजा के लिए और शारीरिक दंड के लिए। कॉर्पोरल पनिशमेंट भी बोलते हैं। इसकी दो स्पेलिंग होती हैं, CORPO के बाद आर लगा करके AL और यहाँ पर EAL। ये कॉर्पोरियल है, अगर AL लगाएंगे तो वो कॉर्पोरल हो जाएगा। CORPORAL, दोनों का मीनिंग सेम है, शारीरिक दंड से होता है। जैसे सरकारों ने ये लॉ बनाया है कि अब स्टूडेंट्स को, चाहे वो प्राइमरी के हो, सीनियर सेकेंडरी के हो, कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। टीचर्स डांट सकते हैं लेकिन किसी भी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दे सकते हैं। तो वो कॉर्पोरल पनिशमेंट है, खास तौर पे सजा देने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये तो आउट ऑफ कंपटीशन हो गया, क्योंकि आगे तो एविडेंस लिखा हुआ सेंटेंस में पनिशमेंट तो गिवन ही नहीं है। अब बी को देखिए, कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल का मतलब है जिस पर संज्ञान लिया जा सकता है, जो कि यथार्थ पर आधारित है, जिसकी एक वैल्यू है, जो रियलिस्टिक है, रेलेवेंट है, जेन्युइन है या कोहेरेंट है, और खास तौर पे जिसे स्वीकार किया जा सकता है, जिसे संज्ञान में लिया जा सकता है। अब बहुत से लोगों को लग सकता है फिर ये ऑप्शन ठीक है। नहीं, ये ठीक नहीं है। जानते हैं क्यों? कॉग्निजेबल कभी भी एविडेंस के लिए नहीं आता। कॉग्निजेबल हमेशा इंसिडेंट के लिए आता है, किसी घटना के लिए कॉग्निजेबल आता है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? कोई भी घटना जिस पर संज्ञान लिया जाना चाहिए, ऐसी घटना जिस पर सरकार को, प्रशासन को या फिर कोर्ट को विशेषतया संज्ञान लेना चाहिए, उसको कहते हैं कॉग्निजेबल नेचर ऑफ एविडेंस। एक फ्रेज होती है, टेक कॉग्निजेंस ऑफ, सुना होगा आप लोगों ने, टेक कॉग्निजेंस ऑफ द मैटर, टेक कॉग्निजेंस ऑफ द इंसिडेंट। इंसिडेंट के लिए आना चाहिए, यहाँ एविडेंस लिखा हुआ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो उसमें एडमिसिबल लिखा हुआ, एडमिसिबल जिसे एडमिट किया जा सकता है, स्वीकार किया जा सकता है। और एडमिसिबल जो है वो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए आ सकता है, पीस ऑफ एविडेंस के लिए आ सकता है। जैसे कि एक लॉयर जो है, एक पक्ष का लॉयर जो है, वो जज
के सामने एक सबूत, एक दस्तावेज, एक एविडेंस दिखाता है और जज बोल देता नहीं, इस एविडेंस को कोर्ट में नहीं मंजूर किया जाएगा, दिस इज नॉट एन एडमिसिबल एविडेंस है, दिस इज नॉट एडमिसिबल, हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे, हम इसे नहीं मान सकते, तो एडमिसिबल वर्ड आएगा एविडेंस के लिए। आपको सिर्फ वर्ड्स का मीनिंग मालूम होना जरूरी नहीं होता, ये भी मालूम हो कि उसका डेडिकेटेड यूज क्या है। अब कॉग्निजेबल भी लीगल वर्ड है, एडमिसिबल भी लीगल वर्ड है, कुछ हद तक कॉर्पोरियल भी लीगल वर्ड है, लेकिन इस्तेमाल सिर्फ एडमिसिबल होना क्योंकि वो एविडेंस के लिए आता है। कॉग्निजेबल इंसिडेंट के लिए, क्राइम के लिए आ सकता है, और कॉर्पोरियल पनिशमेंट के लिए आ सकता है। रिफ्यूटेबल कोई ऐसा क्लेम, कोई ऐसा दावा जो कि मजबूत ना हो, जिसका खंडन भी किया जा सकता है। तो इस तरीके से आज के सेशन के शुरू के 2 सेंटेंसेस, शुरू के 2 क्वेश्चंस हो जाते हैं। कैसा लग रहा है आप सभी को सेशन? जरूर मुझे लाइव चैट के माध्यम से बताते रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप सभी को ये सेशन ठीक लग रहा है, इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, तो आप वीडियो को लाइक भी कर दें, जरूर लाइक कर दें। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो भी लोग अभी आए हैं उन सभी का वेलकम। अभी भी 8 क्वेश्चंस बाकी हैं, तो आप बहुत अटेंटिव होकर के सुने, बहुत कुछ सीख सकते हैं। और जो पिछली स्लाइड में मैंने बताया उसे आप बाद में देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को रीड आउट करते हैं। इट सेज वी मस्ट रिमेन, रिमेन मतलब रहना, बने रहना। फिर ऑप्शंस हैं अब्रेस्ट ऑफ, अवेयर ऑफ, ऑब्लिवियस ऑफ और एन्चेंटेड विद डेवलपमेंट्स टेकिंग प्लेस अराउंड अस। डेवलपमेंट्स टेकिंग प्लेस अराउंड अस का मतलब है वो घटनाएं जो हमारे इर्द गिर्द हो रही हैं। तो एक जागरूक नागरिक होने के नाते क्या आवश्यक है कि हमारे इर्द गिर्द, हमारे आसपास जो भी घटनाएं घट रही हो, हम उनके प्रति सतर्क रहें, सजग रहें। हमें मालूम होना चाहिए कि क्या कुछ घट रहा है। तो अब आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, अब्रेस्ट ऑफ, अवेयर ऑफ, ऑब्लिवियस ऑफ और एन्चेंटेड विद। डी ऑप्शन को देखिए पहले तो। एन्चेंटेड विद, देखिए मेरा हमेशा से तरीका ये रहा है कि जो नहीं होना है पहले उसे बाहर किया जाए, हाँ, ताकि जो होना है उस पर चर्चा बाद में की जाए। डी, एन्चेंटेड विद का मतलब मंत्र मुग्ध हो जाना। सुना मैंने क्या कहा? मंत्र मुग्ध हो जाना। जैसे कि आप एक जंगल में हैं और एक ऐसे जंगल में जो फूलों का जंगल है, बहुत सारे पेड़ लगे हैं, फूल खिले हुए, खुशबू बहुत सारी है, तो यू गॉट एन्चेंटेड विद द फ्रेग्रेंस देयर। आप उस खुशबू से इंचेंटेड हो गए, मंत्र मुग्ध हो गए। मेरी बात आप समझ रहे हैं? द फ्रेग्रेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस enchanted you, या you were enchanted with, you got enchanted with the fragrance over there। तो ये enchanted with का मतलब है मंत्र मुग्ध हो जाना, बहुत ज्यादा ही खुश होना, इतना खुश होना कि जैसे कैरी अवे एक फ्रेज नहीं होती, कैरी अवे कर जाना, हाँ, उसको इंचेंटेड विद और कैरी अवे एक ही जैसी बात होती। जैसे कोई बहुत बढ़िया गाना हो जो कान को सुकून दे रहा हो, तो आप कैरी अवे हो जाते हैं उसमें। फिर सी ऑप्शन देखिए, ऑब्लिवियस ऑफ। ऑब्लिवियस होने का मतलब है बेखबर होना, अनअवेयर होना। तो ये तो नहीं होना चाहिए। क्या हमें हमारे इर्द गिर्द जो कुछ भी हो रहा है उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए? नहीं, ये तो ऐसा करेंगे तो आप रिसीविंग एंड पे चले जाएंगे, नुकसान उठाना पड़ सकता है आपको, तो ये नहीं होगा। बाकी इसका मीनिंग आप जरूर लिख लीजिए, अनअवेयर होना, इग्नोरेंट होना, लापरवाह होना, बेखबर होना। फिर ए और बी एक नजर में देखिएगा तो दोनों ही करेक्ट हैं, याद रखिए। एक नजर में आप देखेंगे तो दोनों ही करेक्ट हैं, लेकिन किसी एक को चूज करना है। अब अवेयर ऑफ का मतलब भी सजग होना होता है, अब्रेस्ट ऑफ का भी यही मतलब है, सजग होना। याद रखें, जब आसपास जो घटनाएं घट रही हो, जो रोज रोज हो रहा हो, उसके बारे में अगर आपको जानकारी है, इर्द गिर्द जो घट रहा हो घटनाओं को लेकर, तो उसके लिए आप अब्रेस्ट ऑफ ही लगा सकते हैं, अवेयर ऑफ नहीं लगाएंगे। अवेयर ऑफ तो जैसे कि चुनाव कब है मालूम है आपको, अवेयर है आप इस चीज से, उसकी शादी हो गई है, आप अवेयर हैं इस चीज से, रिजल्ट्स आ चुके हैं, अवेयर हैं आप इस चीज से, ये अवेयरनेस होता है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? और बाकी आसपास जो आपके इर्द गिर्द हो रहा है उसकी जानकारी रखना। सो कीप योरसेल्फ अब्रेस्ट ऑफ डेवलपमेंट्स टेकिंग प्लेस अराउंड यू।
समझ रहे हैं? तो कीप योर सेल्फ अब्रेस्ट ऑफ, इस तरीके से हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को रीड आउट करिए। इट सेज, अच्छा ये बताएं कि ये सारे क्वेश्चंस आपको नए लग रहे हैं? ऐसा तो नहीं लग रहा है कि आपने किसी बुक विशेष से इनको पढ़ा हो, किसी पेपर विशेष में देखा हो, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस मेरे अपने बनाए हुए हैं। अगर लग रहा हो तो मुझे बताइए, वैसे लगेगा नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं अगर आपको लग रहा है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है? इट सेज द हिस्टोरिक आरटीआई एक्ट, ये जो ऐतिहासिक आरटीआई एक्ट बनाया गया था, राइट टू इंफॉर्मेशन मालूम होगा, हाँ, आजाद भारत का कहा जाता है कि सबसे बड़ा संवैधानिक सुधार रहा है ये, जिसमें डेमोक्रेसी को और स्ट्रेंथन किया गया और मजबूत बना दिया गया कि एक आम नागरिक को भी अधिकार है कि वो सरकार से सवाल कर सकता है और सरकार से जवाब मांग सकता है लिखित रूप में कि इस पैसे को कहाँ इस्तेमाल किया गया, कहाँ नहीं इस्तेमाल किया गया। समझ रहे हैं? चलिए पढ़ते हैं। तो जो ऐतिहासिक आरटीआई एक्ट बनाया गया था, ये पास्ट का सेंटेंस है, क्योंकि आरटीआई एक्ट आज तो बनाया नहीं गया, कई वर्षों पहले बनाया गया। मुझे लगता है शायद दशक हो गए होंगे, हाँ 1 से 2 डेकेड हो गए होंगे इसको बनाए हुए। तो हैड है रिजीम ऑफ ट्रांसपेरेंसी। रिजीम आप शासन काल को कह सकते हैं। रिजीम आप जो पॉलिटिकल पार्टी जो रूल करती है उसको भी एक रिजीम बोला जा सकता है, शासन। सिस्टम ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी एट ऑल लेवल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। आरटीआई का यही तो बेनिफिट है कि हर लेवल पर, प्रशासन के हर स्तर पर पारदर्शिता को इंश्योर किया है उसने, और हर कोई दूसरे के प्रति अकाउंटेबल है, ये दर्शाया गया है। जब आप एक आम नागरिक होने के नाते प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से आरटीआई मांग लेते हैं, तो इससे क्या साबित हो जाता है कि प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस की भी अकाउंटेबिलिटी है आपको लेकर, हाँ, उसकी भी एक तरीके से अकाउंटेबिलिटी को हिंदी में कहा जा सकता है, अकाउंटेबिलिटी को हिंदी में हम जवाबदेही कह सकते हैं। तो प्रधानमंत्री के भी ऑफिस की जवाबदेही आप मांग लेते हैं, तो ये इसका बेनिफिट है। तो इस रिजीम को, इस दौर को, इस एरा को शुरू किया होगा, इसकी शुरुआत की होगी, इसे डेवलप किया होगा। अब ऑप्शंस रीड आउट करिए, यहां पर भी बहुत कुछ आप अच्छा सीख सकेंगे। जैसे पहला ऑप्शन है बर्स्ट इनटू। बर्स्ट इनटू का मतलब है दगना अथवा फटना। जब टायर दगता है तो बहुत तेज से आवाज आती है, तो कहते हैं कि टायर बर्स्ट करा, BURST। और अगर जोर से बर्स्ट करे तो BURST, इसी बर्स्ट के पहले OUT, आउट भी लगा दिया जाता है, आउट बर्स्ट बना दिया जाता है। बहुत ही ज्यादा अगर आवाज हो तो वो बर्स्ट नहीं, आउट बर्स्ट हो जाता है। खैर, ये तो टायर के बर्स्ट होने की बात है। और सुनिए, बर्स्ट इनटू एक फ्रेज भी है जिसका मतलब है सडन चेंज ऑफ सिचुएशन, अचानक से अवस्था में, परिस्थिति में हुआ बदलाव। ये किसी भी प्रकार का हो सकता है, जैसे कि कुछ सुन करके एकदम से कोई आग बबूला हो गया, कोई बात सुन करके किसी को बहुत तेजी से गुस्सा आ गया, अभी 1 मिनट पहले वो बिल्कुल शांत था और एकदम से वो आग बबूला हो गया, तो बर्स्ट इनटू एंगर कहा जा सकता है। आप शांत बैठे हुए हैं, किसी ने कुछ हंसी मजाक वाली बात कही और आप एकदम से ठहाके मार के हंसने लगे, सब कुछ एकाएक हो रहा है, सडन तरीके से हो रहा है, तो बर्स्ट इनटू लाफ्टर हो सकता है। किसी अप्रिय घटना की जानकारी मिलते ही आप एकदम से रोने लगे, तो बर्स्ट इनटू टीयर्स हो सकता है। तमाम तरीके के एग्जाम्पल्स यूजेस बन सकते हैं। बर्स्ट इनटू लाफ्टर, बर्स्ट इनटू टीयर्स, क्राई, बर्स्ट इनटू हैप्पीनेस, बर्स्ट इनटू एंगर, खास तौर पे इन सब के लिए यूज किया जा सकता है। तो ये तो होगा नहीं। और देखिए यहां शुरुआत करने की बात आएगी। फिर बी को देखिए, बी ही इसका सही आंसर है। अशर्ड इन का मतलब ही होता है स्टार्ट करना, शुरुआत करना। मेरी बात आप समझ रहे हैं? हाँ, ब्रिंग अबाउट करना, एक तरीके से शुरुआत करना, लेकर आना। तो उस ऐतिहासिक आरटीआई एक्ट ने इस प्रकार के शासन व्यवस्था की नींव डाली, उसकी शुरुआत करी, तो अशर इन किया। कट शॉर्ट का मतलब है डिस्टर्ब करना, इंटरप्ट करना, इंटरवीन कर देना। मेरी बात आप समझ रहे हैं? कट शॉर्ट का इस्तेमाल ऐसे भी होता है कि जैसे कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो कहीं विदेश की यात्रा पर गए थे, फिर एकदम से कोरोना वायरस के केसेस जो है वो सर्च कर जाते हैं, बढ़ जाते हैं, तो व्हाट ही डिड, ही कट शॉर्ट हिज विजिट एंड केम बैक टू इंडिया, है ना। उन्होंने अपनी विजिट को बीच में ही कम किया, कट शॉर्ट कर दिया, कम कर देना है, लेंथ को कम कर देना, कट शॉर्ट
इस तरीके से। अब रिजल्टेड इन में कुछ खास नहीं है, रिजल्ट के लिए ही परिणाम के लिए ही इस्तेमाल होता है। खास ये है कि रिजल्ट वैसे तो एक नाउन है, वर्ब होता ही नहीं है, लेकिन यहाँ वर्ब है। तो अगर रिजल्ट को वर्ब के तरीके से यूज किया गया हो तब वहां पर प्रेपोजिशन इन का आना जरूरी है, और जो कि आया है। तो स्टार्ट करने के लिए, नींव डालने के लिए, बनाने के लिए आशर इन का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 भी आपके लिए बहुत नॉलेजेबल रहे होंगे। कैसा लग रहा है सेशन, आप सभी लोग मुझे प्लीज बताते रहें। लाइव चैट्स में मैं आप सभी को देख रहा हूं, मुझे प्लीज बताते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी बात बोलनी है, वो ये कि संभवतः कल एक एसटी का डिस्कशन कराया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो फिर आज शाम तक ही जो इंस्टीट्यूट का टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे दिया हुआ है, वहाँ पर उसका पीडीएफ डॉक्यूमेंट जो है अवेलेबल करा दिया जाएगा। आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर लीजिएगा, पहले ही उसे सॉल्व कर लीजिएगा। पूरी जानकारी मैं इसकी आपको आज ही शाम के सेशन में दूंगा, जो कि संभवतः रात के 10 बजे होगा। और मैं ये भी बता दूं कि आज शाम के सेशन में ईडियम्स एंड फ्रेजेस आप सभी को पढ़ाए जाएंगे। ईडियम्स एंड फ्रेजेस का फीडबैक बहुत अच्छा आ रहा है और लोगों को बेनिफिट भी उससे बहुत मिल रहा है, तो उसका सेशन आज शाम को होगा। आपकी और भी जो रिक्वायरमेंट है, आपकी और भी जो एक्सपेक्टेशंस है, आप मुझे मैसेज के थ्रू बता सकते हैं, लाइव चैट्स के थ्रू बता सकते हैं। मेरा अपना नंबर अगर आपके पास हो तो आप मुझे मैसेज करके भी बता सकते हैं। तो जो खास बात बतानी है वो ये कि हो सकता है कि कल की क्लास में एसटी डिस्कशन हो। प्लानिंग ये की गई है कि सैटरडे और संडे को 2 दिन जो है वो एसटी हो और उसी का डिस्कशन कराया जाए, स्पीड टेस्ट और उसका डिस्कशन। तो अगर कल सैटरडे है आई गेस, तो कल जो है क्या किया जाएगा फिर, अगर कल एसटी और डिस्कशन होना है तो आज ही शाम तक पीडीएफ डॉक्यूमेंट टेलीग्राम पे पड़ जाएगा और आपको मैं शाम के सेशन में पूरी जानकारी इसकी दे भी दूंगा कि ये संभव हो पाया है या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेशन को आगे बढ़ाते हैं। जो भी लोग देर में आए हैं उन सभी का भी वेलकम। ध्यान से मेरी बातों को सुनते रहिए ताकि आप मैक्सिमम गेन कर सकेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए। इट सेज द मॉर्टल रिमेन्स, इसे आप कहीं लिख लीजिए। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो जो उसका मृत शरीर होता है, जिसको पार्थिव शरीर भी कहा जाता है, उसे मॉर्टल रिमेन्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मॉर्टल रिमेन्स। 2 खूबियां हैं इसकी, एक इसका ये मीनिंग और दूसरा इसमें रिमेन्स में एस जरूर आप लगाएंगे, बिना एस के नहीं रिमेन हो सकता है। रिमेन्स एक प्लूरल नाउन के तरीके से आएगा। रिमेन्स का मीनिंग ही खास तौर पे अवशेष से या फिर डेड बॉडी से होता है, साथ ही साथ ये प्लूरल भी है। क्या कहा मैंने? रिमेन्स प्लूरल वर्ड है, इसीलिए आप देखिए जहां पर स्पेस दिया गया है उसके ठीक पहले प्लूरल वर्ब दिख रही ना आपको, WERE, वेयर या फिर वर, आप जो भी इसे बोलते हो। तो 2 खूबियां, एक मॉर्टल रिमेन्स का मतलब मृत शरीर या पार्थिव शरीर, और दूसरी खूबी इसका प्लूरल होना। सेंटेंस क्या कह रहा है? द मॉर्टल रिमेन्स ऑफ द फॉर्मर दिल्ली चीफ मिनिस्टर एंड वेटरन कांग्रेस लीडर। वेटरन का मतलब बहुत ज्यादा अनुभवी, एक्सपीरियंस्ड, ख्याति प्राप्त व्यक्ति को वेटरन कहा जा सकता है। तो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर शीला दीक्षित जी की बात हो रही है। अभी मालूम होगा कुछ वक्त पहले उनका निधन हो गया था, तो उसी पे बेस्ड है ये सेंटेंस। तो कांग्रेस की बड़ी नेता और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री, उनके पार्थिव शरीर को वर कन्फाइंड टू फ्लेम्स, कंसीव्ड टू फ्लेम्स, कंसाइंड टू फ्लेम्स और कन्वर्टेड टू फ्लेम्स। गेस कर सकते हैं आप सभी लोग, इनफैक्ट गेस कर रहे हैं कुछ लोग। अब मैं बताता हूं। कन्फाइंड टू का मतलब है एक सीमा में बांध देना, एक दायरे में बंद कर देना, चाहर दीवारी के भीतर बंद कर देना। ये एक प्रकार की पनिशमेंट के रूप में होता है, किसी से उसकी आजादी को छीन लेना। हाउस अरेस्ट भी बोल सकते, कन्फाइन कर देना, आप यहीं रह सकते हैं। जैसे कि बहुत से लोगों को लगता है कि सरकार ने हम सबको कन्फाइन कर दिया है, हम अपने अपने घर में कैद हो गए हैं, है ना। आप इसे ऐसे ना लें वरना तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। ये सबकी भलाई के लिए कन्फाइंड टू पे आते हैं फिर से। कन्फाइन का मतलब चाहर दीवारी के भीतर बंद कर देना, अरेस्ट के जैसे है। फिर कंसीव का मतलब सुनिएगा ध्यान से। कंसीव के कई मीनिंग हो सकते हैं, स्वीकार करना, अपनाना, इमेजिन करना। जब आप किसी
विचार को कंसीव करते हैं। इफ यू कंसीव अ पर्टिकुलर आइडिया, यू ब्रिंग दैट आइडिया इन योर माइंड। मेरी बात आप समझ रहे हैं? अगर आप किसी विचार विशेष को कंसीव करते हैं तो आप उस आइडिया को अपने दिमाग में लेकर के आते हैं। और सुनिएगा, कंसीव के साथ कभी कभी ऑफ भी लगता है, कंसीव के साथ कभी कभी ऑफ भी लगता है, जिसमें एक्सेप्ट करने से मीनिंग हो सकता है। जैसे कहा जाए कि क्या आप इस व्यक्ति को चीफ मिनिस्टर के रूप में स्वीकार कर सकते हैं? कैन यू कंसीव ऑफ दिस पर्सन एज योर चीफ मिनिस्टर? स्वीकार करना, कैन यू, मैं रिपीट कर रहा हूं एग्जाम्पल को, सुनिएगा। कैन वी कंसीव ऑफ दिस स्टूपिड पर्सन एज आवर चीफ मिनिस्टर? कंसीव ऑफ दिस मैन एज आवर चीफ मिनिस्टर। एक और बात कंसीव की सुन लीजिए। एक फ्रेज होता है इन द फैमिली वे, आप सबको मालूम होगा। इन द फैमिली वे का मतलब है किसी महिला का प्रेग्नेंट होना, गर्भवती होना। तो कंसीव का ये भी मीनिंग होता है। व्हेन अ वुमेन इज प्रेग्नेंट, तो ये कहा जाता है दैट द लेडी हैज कंसीव्ड। कंसीव का ये भी मतलब होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसाइंड, ये इसका सही आंसर है। कंसाइंड टू फ्लेम्स, फ्लेम्स आप समझते हैं, आग की लौ को बोलते हैं। कंसाइंड टू फ्लेम्स का मतलब जैसे लेकर के गए और वहां पर रख दिया, फिर छोड़ करके चले आए। गेट रिड ऑफ इसका मीनिंग होता है छुटकारा पाना, सुपुर्द कर आए। एक तरीके से सुपुर्द कर आए, शायद उर्दू में शब्द होता है सुपुर्द खाक। मुझे आइडिया नहीं है, मुझे उर्दू नहीं आती, थोड़ी बहुत सबको आती, वैसे मुझे आती है। तो वैसे कंसाइन टू फ्लेम्स हो सकता है। मीनिंग यही है, आंसर यही है। कन्वर्टेड होगा नहीं, बदलना तो आपको है नहीं, है ना। तो सुपुर्द खाक कर दिया गया, आग की लौ में झोंक दिया गया, छोड़ करके लोग चले आए, कंसाइन टू हो जाएगा। अब 6 को पढ़िए। 6 नंबर का सेंटेंस अच्छा भी है, इजी भी है और बहुत स्टैंडर्ड भी है। कैसे इजी है? अगर आपको मालूम है कि फ्रेज है गो विदाउट सेइंग, तो बिल्कुल बाएं हाथ का खेल है। और नहीं मालूम है तो सुबह से शाम हो जाएगी, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। समझ रहे मेरी बात को? तो 6 का आंसर क्या है? इट गोज विदाउट सेइंग। गो विदाउट सेइंग कहीं लिख लीजिए। इट इज अ फ्रेज विच मीन्स समथिंग दैट इज रियल। एक ऐसी बात जिस पर सवाल का नाम ही नहीं आता। ये तो सवाल की ही बात नहीं है, इसमें तो शक ही नहीं किया जा सकता। इसमें भी कोई कहने वाली बात है? ऐसे जो भाषा हम इस्तेमाल करते हैं ना, ये भी कोई कहने वाली बात है? इसमें भी कोई शक कर सकता है क्या? इसी को कहा जाता है इट गोज विदाउट सेइंग। सेल्फ एविडेंट हो जो कुछ भी है ना, जो रियल है, जिस पर किसी से आपको अटेस्ट नहीं कराने की जरूरत है, तो उसको कहा जाता है गो विदाउट सेइंग। दैट वी विल ऑल, वी शैल ऑल स्टैंड बाई योर न्यू स्ट्रेटेजी। स्टैंड बाई का मतलब है सपोर्ट करना। सर आप कहिए नहीं, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। हाँ, ये तय है कि आप जो भी फैसला लेंगे हम सब उसके साथ खड़े रहेंगे। आप हमारे माई बाप हैं, हम ऐसा कहाँ सोच सकते हैं? कोई शक ही नहीं है, कुछ कहने की बात ही नहीं है। सो इट गोज विदाउट सेइंग दैट वी शैल ऑल स्टैंड बाई योर न्यू स्ट्रेटेजी। स्टैंड बाई का मतलब सपोर्ट करने से है। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 5 और 6 भी आपको यूजफुल लगे होंगे, समझ में भी आ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 7 को रीड आउट करिए। इसमें शुरू में ही स्पेस दे दिया गया। ऐसे क्वेश्चंस थोड़े से ज्यादा टफ हो जाते हैं। आप ऑप्शंस भी देखिए, लेंदी ऑप्शंस हैं, तो इस वजह से भी आप कह सकते थोड़ा सा टफ है। पढ़िए, स्पेस है। सिंस द प्रीवियस पार्लियामेंट सेशन, ये समय है पिछले पार्लियामेंट के सेशन से। The opposition members have questioned the urgency to clear the new bills. विपक्ष के दलों ने इस बात पर सवाल किया है कि सरकार किस हड़बड़ाहट में है कि वो नए बिल्स को क्लियर कराना चाहती है। कैसे? ऑप्शंस देखिए। ऑब्जर्विंग दैट अ नंबर ऑफ लेजिस्लेशंस हैव बीन पेंडिंग। अब हैव बीन पेंडिंग सारे ऑप्शंस में है, सेकंड को छोड़ करके, तो वो होगा ही नहीं, क्योंकि जो सिंस द प्रीवियस पार्लियामेंट सेशन गिवन है, ये तो टाइम है ना। टाइम सिंस या फॉर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में या फिर परफेक्ट में ही यूज होना चाहिए, तो बी तो रेस से ही बाहर हो गया। और बाकी सब में हैव बीन पेंडिंग है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। इस
क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि ऑपोजिशन वाले कह रहे हैं कि जब पिछले सत्र से, पार्लियामेंट के प्रीवियस सेशन से ही बहुत सारे लेजिस्लेशंस, विधेयक पेंडिंग पड़े हुए, अभी तक सरकार उनको नहीं पेश कर पाई है या पास करा पाई है, तो सरकार नए बिलों को क्यों लाना चाह रही? पहले उनको पास कराए। ऐसी क्या हड़बड़ाहट है, क्या अर्जेंसी है कि नए बिल्स को गवर्नमेंट क्लियर कराना चाहती? वी वांट टू नो that urgency. We want to be aware of what is pushing the government to clear the new bill since earlier ones are still pending. ये है इसका मीनिंग। ऑप्शंस को देखेंगे सर तो number of bills have been pending, although many bills have been pending, ये सब गलत है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? क्योंकि अगर आप डी को चूज कर लें, बहुत से लोग डी का चुनाव करेंगे। कैसे? सुनिएगा, ऑल्दो का मीनिंग यद्यपि। यद्यपि तमाम बिल जो हैं पिछले ही सेशन से पड़े हुए हैं, तो ऑपोजिशन ये सवाल कर रहा है कि नए बिल क्यों आ रहे हैं। नहीं, ये भाषा ठीक नहीं है। भाषा तो ये ठीक होती कि कहा जाता है यद्यपि बहुत सारे बिल पिछले ही सेशन से पड़े हुए थे, फिर भी सरकार ने नए बिल्स को क्लियर करवाया। ये भाषा तो लिखी नहीं गई है। आपको ऑप्शन नंबर ए को चूज करना चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट सेशन के बाद जो कॉमा लगा है और कॉमा के बाद दी ऑपोजिशन मेंबर्स लिखा है, वो है इस सेंटेंस का वास्तविक सब्जेक्ट। तो इस तरफ जो वर्ब ऑब्जर्विंग आएगी वो उन्हीं ऑपोजिशन मेंबर्स की वर्ब होगी, और उन्होंने ही तो ऑब्जर्व किया है, उन्होंने ही तो इस बात को ध्यान में लिया है कि बहुत सारे बिल्स पहले से ही पेंडिंग पड़े हुए थे। तो इस चीज को ऑब्जर्व करते हुए जो लोग थोड़ा ज्यादा समझदार हैं वो अब तक समझ गए होंगे। बाकी लोग सुने, यहां पर ऑब्जर्विंग प्रेजेंट पार्टिसिपल की हैसियत से है। जैसे कहा जाए सीइंग द पुलिस द थीफ रैन अवे, पुलिस को देखते ही चोर भाग गया। आप समझिए, शुरुआत में जो सीइंग वर्ब है, आगे जाकर के जो थीफ आया है उसी की तो वर्ब है। ठीक उसी प्रकार से ऑब्जर्विंग जो कि यहां वर्ब आई है, आगे वही तो आना चाहिए जिसकी ये वर्ब है, और वो आया है ऑपोजिशन मेंबर्स। तो फिर ऑब्जर्विंग ही तो सेंटेंस की शुरुआत में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नंबर 8 को पढ़े। इट इज योर टर्न, ये आंसर है इसका, मैंने इत्तेफाक से बता दिया आपको। इट इज योर टर्न टू प्रिपेयर दिस ईयर्स एकेडमिक रिपोर्ट। क्यों? आई डिड इट लास्ट ईयर, मैंने पिछली बार एकेडमिक रिपोर्ट तैयार की थी, तो अब आपकी बारी। टाइम नहीं होना चाहिए। ये जो शब्द मैंने इस्तेमाल किया ना, बारी, जैसे लूडो खेल रहे हैं आप, अभी इस समय लॉकडाउन में लोग यही सब बहुत कर रहे हैं। तो जैसे मैंने अपनी चाल चली, अब आपकी चाल, अब आपकी बारी। इट इज योर टर्न, जब बारी बारी से मौका मिले तो वो टर्न में आएगा। पिछले साल मैंने एकेडमिक रिपोर्ट तैयार की थी, इस साल आपको करना है, तो ये आपकी बारी है। टाइम, मूव या ड्यूटी ना करिएगा सर, ड्यूटी में दूसरे व्यक्ति के जिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी बात आप समझ रहे? यदि ये आपका दायित्व है तो फिर मुझे क्यों लाया गया है, मेरा जिक्र क्यों किया गया? ये आपका दायित्व है कि आप इस बार की रिपोर्ट को बनाएं। मैंने पिछली बार बनाई थी, नहीं, मैंने पिछली बार बनाई थी, तो अब ये आपकी बारी है कि आप बनाएं। मेरी बात को आप समझ रहे हैं? सही भाषा को बोलेंगे, सही तरीके से बोलेंगे तो सरल लगेगा, सब कुछ गड़बड़ नहीं लगेगा। बहुत बड़ी हेल्प आपको हिंदी से मिलती है, तो आप हिंदी को भी साथ में लेकर चलें। चलिए आगे बढ़ते हैं, आखिरी के भी 2 क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा ही सेशन और रह गया, नंबर 9 और नंबर 10, इसके बाद ये सेशन ओवर हो जाएगा। तो इनको भी फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे के सेशन की तैयारी में लग जाऊंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़िए। इट सेज आवर चीफ कॉम्पिटिटर्स न्यू प्रोडक्ट, जो हमारे मुख्य प्रतिद्वंदी हैं। जब आप कोई बिजनेस करते हैं तो आपका जो प्रतिद्वंदी होता है उसी को आप राइवल कह सकते हैं और कॉम्पिटिटर भी कह सकते हैं। फेयर भाषा में, सही भाषा में कॉम्पिटिटर है, और थोड़ा सा भड़कीली भाषा में या लड़ाई झगड़े वाली भाषा में फिर वो राइवल्स हो जाते हैं। तो RIVAL, राइवल्स बोलते हैं। तो जो हमारे मुख्य कॉम्पिटिटर हैं उनका जो नया प्रोडक्ट है, फिर स्पेस, पोजेस, इम्पोजेस, प्रोड्यूसेस और प्रेजेंट्स, ये 4 ऑप्शंस हैं। अ रियल थ्रेट टू आर, थ्रेट के बाद टू लगा, इसे आप मार्क कर लीजिएगा। थ्रेट मतलब चुनौती, समस्या, संकट, कठिनाई। मेरी बात आप समझे? चैलेंज
टू आर टारगेट ऑफ इंक्रीजिंग आर मार्केट शेयर। हम अपनी मार्केट की हिस्सेदारी को बढ़ाना चाह रहे हैं, लंबे समय से प्रयासरत हैं, पर हमारे प्रतिद्वंदी ने ये जो नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है, इससे बहुत बड़ी समस्या हो सकती है, हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हो सकता है। जो हमारा टारगेट है कि हम अपने मार्केट शेयर को बढ़ाएंगे, तो ये जो नया प्रोडक्ट है उस टारगेट के आगे एक बहुत बड़ी समस्या को पेश कर रहा है, बहुत बड़ा चैलेंज पेश कर रहा है, संकट ले आया है। अब आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, प्रेजेंट्स सौंपना, देना, और प्रोड्यूसेस पैदा करना, पैदावार के लिए, इम्पोजेस लादना, खास तौर पे फाइन के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे द पुलिसमैन इम्पोज्ड फाइन ऑफ ₹500 ऑन मी, फाइन इम्पोज करने के लिए, पेनाल्टी को इम्पोज करने के लिए। अब मैं जो जरूरी बात करूंगा ध्यान से समझिएगा, चुनौती, समस्या, इन सबको सामने वाले के आगे लेकर आना, उन्हें पोज करना कहा जाता है। मेरी बात को आप समझ रहे हैं? एक चैलेंज आप पोज करते हैं, एक थ्रेट आप पोज करते हैं, एक डिफिकल्ट सिचुएशन आप पोज कर देते हैं। मेरी बात आप समझ रहे हैं? वो जो आगे थ्रेट आया है ना, एक चुनौती पेश कर दी, लाद दी है, पेश कर दी है हमारे सामने, तो वो पोज वर्ड ही होगा। डेडिकेटेड यूज है ये पोज का। आप ना अभी बाद में इस सेशन के बाद पोज वर्ड को टाइप करिएगा। वैसे तो पिक्चर जब खिंचती है तो भी पोज होती है, लेकिन अगर आप अच्छी डिक्शनरी में, जैसे मेरियम वेबस्टर होगी और भी अच्छी सी डिक्शनरीज जिसमें डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, तो पता चलेगा कि जब कोई चैलेंज आपके सामने रखता है तो वो चैलेंज को पोज करता है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? और यहां थ्रेट एक चैलेंज ही तो है, और थ्रेट के साथ टू लगता है, ये बात मैंने बताई है आपको, लिख लीजिएगा कहीं पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ लेते हैं। इट सेज लेट अस नॉट बी सो क्विक। चलिए, इतना तेज नहीं हो जाते, लेट अस नॉट बी सो क्विक, ज्यादा जल्दी नहीं करते। टू, इसमें 2 जगह स्पेस दिया गया है। ऐसे फिलर्स के कुछ एडवांटेजेस होते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस क्या? आपको सिर्फ दोहरी मेहनत करनी है। अब एडवांटेज क्या? दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं ऑप्शंस। तो अगर आप पहले को जान गए हैं तो दूसरे को सरलता से जान जाएंगे, दूसरे को जान गए हैं तो पहले को सरलता से समझ सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप हर चीज का एडवांटेज के तरीके से यूज करें, इसे आफत ना समझें। एक को झेलना मुश्किल था, अब 2-2 फिलर्स आगे, नहीं, दैट वुड नॉट बी गुड, ये ठीक नहीं है। आप इसे एडवांटेजियस ही मानिए अपने लिए। चलिए पढ़ते हैं। लेट अस नॉट बी सो क्विक टू साइडलाइन, क्रिटिसाइज, अपलॉड, अलीज। साइडलाइन करने का मतलब है किसी को किनारे कर देना, उसकी वैल्यू को खत्म कर देना, साइडलाइन कर देना। तुम किनारे हटो, मैं आगे आता हूं, साइडलाइन कर देना। फिर ऑप्शन नंबर बी को क्रिटिसाइज, आलोचना करना। सी अपलॉड, सराहना करना। एक दूसरे के ऑपोजिट है क्रिटिसाइज और अपलॉड। क्रिटिसाइज आलोचना करना, खिंचाई करना, अपलॉड सराहना करना। अपलॉड में LAUD आपको दिख रहा है, इट इज अ रूट वर्ड, इसका मतलब ही होता है प्रशंसा। लॉर्ड होता है, लॉडेबल होता है, लॉडेशन होता है, लॉडेटरी होता है, और अपलॉड होता है। ये सारे वर्ड्स बनते हैं। फिर अलीज, आरोप लगाना। अलीज क्या है? आरोप लगाना। फिर आगे देखिए, हर फॉर द पुअर रिजल्ट्स। क्यों? अब आप दिमाग खर्च करिए सर, जब पुअर रिजल्ट्स आया है तो मेरे हिसाब से आप में से कोई भी सराहना तो नहीं करना चाहेगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो सी को तो तुरंत आप काट दीजिए, बेकार है, बाहर निकाल दीजिए। अब आलोचना की बात हो सकती, आरोप की बात हो सकती है। मेरे हिसाब से आप में से जो जो समझदार होंगे सिर्फ इतने ही सेंटेंस को पढ़ के आइडिया लगा ले गए होंगे। क्यों? क्योंकि जब कोई पुअर रिजल्ट्स किसी ने दिए हैं तो आप उसे साइडलाइन भी नहीं करेंगे, आप तो उसकी आलोचना करेंगे, और अगर नतीजे अच्छे नहीं आए हैं तो आप आरोप नहीं लगा देंगे। अलीज करने का मतलब रिजल्ट्स के लिए नहीं, अलीज तो तब आप करते हैं जब किसी ने कोई क्राइम किया हो। नतीजे अच्छे नहीं है, ये कोई क्राइम थोड़ी ना हो गया, तो अलीज भी नहीं होगा, साइडलाइन भी नहीं होगा। पुअर रिजल्ट है तो साइडलाइन नहीं, आलोचना की जाएगी। जब आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी तो आपको डांटा फटकारा जाएगा, किनारे नहीं कर दिया जाएगा। खैर, बाकी आगे भी पढ़ लेते हैं। वी हैव टू टेक इनटू अकाउंट। अब आप लिख लीजिए कहीं पर, सर टेक इनटू अकाउंट एक फ्रेज है, ध्यान रखना, संज्ञान में लेना, इसे भी नोटिस करना चाहिए। द फैक्ट दैट शी वॉज इल फॉर ओवर अ मंथ, मतलब कोई कह रहा है कि ये ठीक नहीं है कि रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए तो हम फटाफट उसकी आलोचना करते हैं। हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए, वी मस्ट एट द सेम टाइम टेक इनटू अकाउंट, ध्यान रखना चाहिए कि
वो पिछले 1 महीने से बीमार है, तो ऐसे में कहां संभव है कि कोई अच्छे रिजल्ट्स दे सके। तो इस तरीके से ये 10वां नंबर भी कंप्लीट हो जाता है। आप सब लोग फटाफट अपना अपना स्कोर मुझे मैसेज कर दें, मैं देख रहा हूं, मैं जान जाऊंगा कि इन 10 में से आप लोग कितना कितना स्कोर कर सके हैं। उसी से तय होगा कि अगले सेशंस का आगे के सेशंस का लेवल क्या रखा जाए। ये ठीक है, इसे इजी किया जाए या इसे और स्टैंडर्ड या टफ कर दिया जाए। वैसे इजी की एक्सपेक्टेशंस ना करिएगा, ये ठीक नहीं होगा आप सभी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। जैसा कि मैंने सेशन के बीच में बताया था कि हो सकता है कल स्पीड टेस्ट का डिस्कशन कराया जाएगा, तो यदि ऐसा हुआ तो टेलीग्राम चैनल पे शाम तक ही एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया जाएगा, आप उसे सॉल्व कर लीजिएगा। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाकी पूरी जानकारी मैं आज रात वाले सेशन में, जो लेट इवनिंग में सेशन होता है, उसमें दूंगा, और वो सेशन ईडियम्स एंड फ्रेजेस का होगा। कैसा लगा आप सभी को सेशन जरूर कमेंट करके बताएं, और लाइक जरूर इस वीडियो को करें अगर आपको सब कुछ अच्छा लग रहा है। इतनी दूर तक आप सबने मेरा साथ दिया है, आप सभी का बहुत बहुत आभार। आगे भी साथ चलिए ताकि सफर और सरल हो जाए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।